हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सानवी। आज क्लास हमारी होगी क्वेश्चनएयर राउंड के लिए। तो लेट्स गेट रेडी फॉर द क्वेश्चनएयर राउंड। अपनी नोटबुक पेन लेकर साथ में बैठ जाइए। आपको 3 सेकंड्स दिए जाएंगे आंसर्स लिखने के लिए। फिर हम आंसर्स को मैच करेंगे और डिटेल में रीड करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टीजीटी का बैच स्टार्ट हो रहा है। सो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन द कोर्स। जितनी जल्दी हो सके आप एनरोल कीजिए क्लासेस के लिए। और हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। हमारा निम्बस करियर ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर मोर फर्दर इंफॉर्मेशन फ़ोन नंबर्स आपको स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो डिटेल्स लीजिए एंड जल्दी से जल्दी कोर्स में एनरोल कीजिए। चलिए क्वेश्चनएयर स्टार्ट करते हैं। Question number 1. In human body, cell growth and differentiation are highly controlled and regulated, but in cancer cells. क्वेश्चन क्या कह रहा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपका सेल ग्रोथ है और जो सेल की डिवीजन है वो हाईली कंट्रोल्ड है और रेगुलेटेड है। बहुत कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड है। लेकिन कैंसर सेल्स, बट इन कैंसर सेल्स में क्या होता है, देखिए ये आपका एक सेल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सेल जब मेरा डिवाइड कर रहा है तो ये 2 सेल्स में डिवाइड होता है। तो ये मेरा हो गया पेरेंट सेल और वो मेरी हो गई डॉटर सेल्स। पेरेंट सेल और ये मेरी हो गई है 2 डॉटर सेल्स। ये यहाँ पर आपकी माइटोसिस भी हो सकती है और मियोसिस भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी आपकी सेल डिवीजन हो सकती है, उससे सेल ग्रोथ होती है, सेल डिफरेंशिएट करता है। ये आपका नॉर्मल फंक्शनिंग है जो कि एक कंट्रोल मैनर में है। लेकिन कैंसर सेल्स जो होते हैं उनकी क्या मैकेनिज्म होता है कि जब ये आपकी जो ग्रोथ और डिवीजन है वो अनकंट्रोलेबल मैनर में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, तब आपको वहां पर कैंसर की सिम्टम्स अराइज होते हैं। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर कि अगर ह्यूमन बॉडी में इस तरीके से कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है सेल्स की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए, तो अगर कैंसर सेल है तो वहां पर क्या केस होगा। 4 ऑप्शन है, रीड करती हैं आपके लिए। ऑप्शन ए, देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। कह रहा है कि या तो ये जो कंट्रोलेबल मैनर है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो मैकेनिज्म डिसरप्ट हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक चला जाएगा वहां पर, और आपको बिनाइन और मैलिग्नेंट 2 टाइप के ट्यूमर्स है वो हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है आपको कंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल अकर। कह रहा है कि सेल डिवीजन तो कंट्रोल्ड होगी और ओवर प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। मतलब कि सेल डिवीजन तो कंट्रोल्ड है ही, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ ओवर कंट्रोल हो सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है आरएनए इज म्यूटेटेड एंड प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट। आरएनए म्यूटेट हो गया है और लेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। ऑप्शन डी, डीएनए इज म्यूटेटेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द लेस अमाउंट। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि डीएनए म्यूटेट हो गया है और लेस अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ है। तो चारों ऑप्शंस में से फटाफट आप अपनी नोटबुक में नोट इट डाउन कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन लगता है विच शुड बी अप्रोप्रिएट हियर। So the correct answer is option A. There is breakdown of these regulatory mechanism. ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, रेगुलेटरी मतलब कि रेगुलेशन कहाँ बोलते हैं, जब रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आती है तभी रेगुलेटरी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है यहाँ पर वो ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है। तो अब क्या होगा, अब अनकंट्रोलेबल मैनर्स में जो सेल है वो डिवाइड करेंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32। इस तरीके से आपके सेल्स अनकंट्रोलेबल मैनर में डिफरेंशिएट करते ही रहेंगे, सेल डिवीजन होती रहेगी। कोई नहीं, वहां पर कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा। इनका जो सिग्नलिंग रिसेप्टर था वो डिसरप्ट हो चुका है, डैमेज हो चुका है। इससे क्या होगा, इससे आपके पास ट्यूमर फॉर्म होने लगता है। देखिए जब अनकंट्रोलेबल मैनर में आपके सेल्स ग्रो करते हैं, यहाँ देखिए आप, ये मेरे सेल्स ने गुच्छा बना लिया, एग्रीगेट्स ऑफ सेल कह रही हूँ मैं, यहाँ पे कॉलोनी फॉर्म हो गई है सेल्स की। इनके पास इनका जेनेटिक मटेरियल है, विदाउट जेनेटिक मटेरियल नहीं कर रहे।
कैरियोकाइनेसिस भी हो रही है और साइटोकाइनेसिस भी हो रही है। ये मेरा एग्रीगेट्स ऑफ द सेल हो गया, गुच्छा हो गया। तो ये बॉडी में कहीं भी हो सकता है, पूरी बॉडी में कहीं भी किसी भी पार्ट में हो सकता है ये मेरा। तो ये मेरा इनिशियल क्या हो गया, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे आके लम्प्स बना लिया, गुच्छा बना लिया, जिसको मैं कह रही हूँ ट्यूमर। दो तरह का होता है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर वो होता है जो कि सिर्फ एक ही जगह पर प्रेजेंट होता है और दूसरी जगह तक टुकड़ों में नहीं जाता। और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कि एक जगह पर बॉडी पार्ट पर उसके बाद वो टुकड़ों में टूट टूट कर पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, उसे आप मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। ज्यादा डेंजरस और जो आपका स्प्रेडेबल फॉर्म है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अ क्लिनिकल डेथ टेक्स प्लेस व्हेन, एक क्लिनिकल डेथ मतलब कि जब आप डॉक्टर आपको बोल देता है तो पेशेंट इज डेड, मतलब वो क्लिनिकल डेथ है उस टाइम पर, तो वो किस वजह से हो रही है। ऑप्शन 4 रीड कीजिए। देयर इज नो पल्स, पल्स नहीं है। देयर इज नो हार्ट बीट, pupils are fixed and dilated and there is no reaction to the light, and option D, all the above three conditions are present together। बताइए फटाफट, सोचिए, नोट इट डाउन कि कौन सा है आपका इसमें से करेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, all the above three conditions are true। option D is the correct answer। there is no pulse, pulse नहीं चलेगी। अपना हाथ देखिए, हाथ में you can see veins, आपको ग्रीन कलर की वेन्स विजिबल होंगी और इस ये आपकी रिस्ट है, यहाँ आप टच करेंगे इस तरीके से तो जस्ट फील, आपको यहाँ पर बीट फील होगी। जब डॉक्टर आपको चेक करता है वो इस तरीके से चेक करता है, तो ये है आपकी पल्सेस। ये पल्स नहीं चलती अगर किसी की डेथ हो जाती है। दूसरा, नो हार्ट बीट, हार्ट बीट करना बंद कर देगा, दूसरी चीज ये। तीसरी चीज है प्यूपिल्स आर फिक्स्ड एंड डायलेटेड and there is no reaction to the light। अब डॉक्टर आपकी आईज भी चेक करता है, ठीक है, आईज चेक करेगा आपकी, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। वो टॉर्च के थ्रू लाइट जब डालता है आपकी आंखों में, देखो आपने कभी कुछ केसेस में ऐसे करता है, डॉक्टर चेक करता है कि पेशेंट इज लाइव, कॉन्शियस है या नहीं, या अनकॉन्शियस हो गया, कोमा में चला गया, तो वो सब वो क्या करता है, वो आपका प्यूपिल चेक कर रहा है कि अगर हल्की सी भी कुछ भी वहां पर मूवमेंट होगी तो कोई ना कोई चांसेस है सर्वाइवल के। लेकिन इसने बोल दिया अब तो नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं है। तो ऑल थ्री कंडीशंस टुगेदर मेक the clinical death possible। Moving forward, we have question number 3। Man has become dominant species in the biosphere because of his, जो मैन है वो डोमिनेंट स्पीशीज क्यों हो गया है बायोस्फीयर में। ऑप्शन 4, ऑप्शन ए टूल मेकिंग कैपेसिटी है उसकी, ऑप्शन बी इंडिजीनियस ब्रेन पावर है उसके पास, ऑप्शन सी आर्टिकुलेटेड स्पीच एंड लैंग्वेज, मतलब कि जो वो बोल रहा है, जो उसके हाथ पैर मूव कर रहे हैं, बोलने के साथ उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छी तरीके से मिली हुई है, मतलब कि वेल कोऑर्डिनेटेड है। ऑप्शन डी, ऑल द अबव मेंशन्ड क्वालिटीज। ये तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताई है, तो आप इजीली टिक कर देंगे। ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको बता भी दूंगी कि इजी लेवल का क्वेश्चन कौन सा है, मॉडरेट कौन सा है, और डिफिकल्ट लेवल हमारा किस क्वेश्चन में बनता है, ताकि आपको अभी से आइडिया शुरू हो कि इजी लेवल का क्वेश्चन आएगा तो वो किस लेवल का दिखता है और डिफिकल्ट की तरफ जब हम जाते हैं तो वो कैसा दिखता है। So the correct option is option D. All the above mentioned conditions are correct. Movement due to light are shown by A, flowering plant, B, lower plants, C, all the land plants, and D, all the plants। Movement due to light, और वो light क्या है आपकी, है sunlight। sunlight की वजह से आपके यहाँ पर किस प्लांट में मूवमेंट देखी जाएगी। The correct answer is, note कर लिया आपने, note it down fast। So the correct answer is option A, flowering plant। Yes, flowering plant is the correct answer। All plants क्यों नहीं हुए, आप पूछेंगे all the plants क्यों नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे plants हैं जो कि etiolated होते हैं। etiolated मतलब कि they do not need sunlight, वो अंधेरे में ही ग्रो करते हैं। डार्क जो है स्पेस उन्हें वही चाहिए होता अपनी ग्रोथ के लिए, उन्हें सनलाइट की जरूरत नहीं होती। ठीक है,
और इसी वजह से हम ऑल प्लांट्स नहीं कह सकते। तो वहां पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं वो एक कंडीशन आपकी ऐसी आती है, दे डेफिनेटली नीड सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ, उसके बिना वो मुरझा जाएंगे, डेड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कीजिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग इज, लिविंग बीइंग्स नॉन लिविंग बीइंग्स के बीच का मेन डिफरेंस क्या है? ऑप्शन ए इन द ग्रोथ, ग्रोथ है, ऑप्शन बी साइज में है, ऑप्शन सी मूवमेंट में है, या ऑप्शन सी इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। 3 सेकेंड्स है आपके पास, फटाफट मार्क कीजिए आप यहाँ पर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। यस, तो जो आपका जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग बीइंग्स, नोट कर लीजिए यही क्वेश्चन के साइड में अपनी नोटबुक्स में नोट कीजिए, लिविंग बीइंग्स हैव प्रोटोप्लाज्म वेयर एज द नॉन लिविंग्स डू नॉट। हो गया। अब आप कहेंगे ग्रोथ साइज मूवमेंट ये कैसे? देखिए, ग्रोथ साइज और मूवमेंट तो नॉन लिविंग की भी हो रही है। आप पूछेंगे वो कैसे हो रही है? कोई नॉन लिविंग बीइंग चलता थोड़ी ना, मूवमेंट थोड़ी ना होती है, साइज में बड़ा थोड़ी ना होता, ग्रो थोड़ी ना करता है। मैं आपको तो बताती हूँ एक एग्जांपल। आप देखिए, आपके पास सैंड ड्यून्स हैं, इस तरीके से आपके पास सैंड ड्यून्स हैं, रेत के टीले, रेत के टीले हैं मेरे पास, सैंड ड्यून्स। आपने उनको आज देखा, कल देखेंगे, उनका साइज चेंज हुआ होता है, या तो वो बड़े हुए मिलते हैं या वो कम मिलते हैं। मतलब कि जो सैंड थी वो एयर करंट के थ्रू मूव किया उसने, या तो मिट्टी वहां से जो है, रेत है जो वहां से, वो हटी होगी या ऊपर और आई होगी। तो या तो जो मेरा ये ओरिजिनल सैंड ड्यून था ये ऐसा हुआ होगा बड़ा, या फिर ये और ऐसा हो गया होगा। तो इसने ग्रोथ भी की, साइज भी चेंज हुआ और मूवमेंट भी हुई। तो आप कहिए है तो नॉन लिविंग, रेत तो सॉइल तो आपकी नॉन लिविंग में आ गई, तो ये इस तरीके से होगा। तो फाइनल आंसर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, which is regarded as a link between living and the non-living। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो लिंक है वो क्या है? 4 ऑप्शंस है, अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया एंड आरएनए। जल्दी से नोटबुक में लिखिए अपने। So the correct answer is option B. Virus is regarded as the link between the living and the non-living। पहले भी बता चुकी हूँ आपको, viruses are the truly non-living, क्या आपके जो particles हैं उन्हें कहा जाता है, and viruses are link between the living and the non-living। The basic unit of all the living organisms is a drop of blood, a molecule of glucose, a set of protein or a cell। 3 seconds given to you, फटाफट आप यहाँ पे मार्क कीजिए, mark it। So the correct answer is option D, a cell। Cell is regarded as the structural and the functional unit। Cell is regarded as a structural and the functional unit। Cell है, फटाफट देखिए, ये मेरा सेल का है न्यूक्लियस, ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये इसकी सेल वॉल, और ये है अंदर मेरी कुछ कुछ ऑर्गेनेलीज। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, ये बच्चों को पता होती है लेकिन सिली मिस्टेक्स यहाँ से सबसे ज्यादा होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्लांट सेल डिफरेंट है बिल्कुल ही मेरे एनिमल सेल से। उधर मैंने लिखा है प्लांट सेल, यहाँ मैंने लिखा है एनिमल सेल। देखिए, कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं होती। कुछ होती हैं जो एनिमल सेल में होती है, प्लांट्स में नहीं होती। कुछ ऐसी हैं तो दोनों में भी प्रेजेंट होती है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ, वो है सेल वॉल। प्लांट सेल के पास इसकी सेल वॉल होती है प्रेजेंट, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो क्या होता है? ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, योर सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिर्फ वो होती है इसके पास। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, एनिमल तो हम ज्यादा मॉडर्न बोलते हैं, एडवांस बोलते हैं, तो इसके पास तो प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल होनी जरूरी है, और फिर हम तो इसे ऊपर से स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट कह रहे हैं लिविंग बीइंग्स का, तो प्रोटेक्शन तो सेल की अटमोस्ट होनी चाहिए थी। देखिए, ये सब काम जो है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। जो मेरी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? देखिए यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन वो इतनी फ्लेक्सिबल है
कि ये मेरा सेल है, ठीक है, ये मेरा सेल है और ये इसके ऊपर है इसकी सेल मेम्ब्रेन, समझ रहे हैं आप, ठीक है। और ये मेरा सेल अगर यहाँ से ये कुछ आया है और इस पे ऐसे टकरा है तो ये अपना ऐसे चेंज हो जाएगा, फ्लेक्सिबल है ना, शेप चेंज कर ली इसने अपनी हल्की सी, कुछ यहाँ से लगा, इस तरीके से लगा तो फिर इसने चेंज कर ली हल्का सा, फ्लेक्सिबल है ना, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है तो इस हिसाब से वो चेंज कर लेती है अपनी शेप को और सेल को प्रोटेक्ट कर लेती है और वापस से अपनी शेप रीगेन भी कर लेती है। तो ये है फायदा सेल मेम्ब्रेन का, इसलिए हमें सेल वॉल की जरूरत नहीं होती यहाँ पर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Which of the following is the basic characteristic of a living organism? 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी रीड कीजिए। एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, एबिलिटी टू ईट एंड एबिलिटी टू ब्रीथ। बताइए फटाफट इनमें से कौन सा है वो कैरेक्टर जो कि एक लिविंग बीइंग को डिफाइन करता है। 4 ऑप्शंस हैं, 3 सेकेंड्स आपके पास। आपके पास आपकी नोटबुक और पेन हमेशा होनी चाहिए जब भी मैं पढ़ा रही हूँ, और जब भी मैं किसी चीज को बोलूंगी नोट इट डाउन, वो आपको बाय हार्ट उसी टाइम उसी पॉइंट पर नोट करनी पड़ेगी। The correct option is ability to reproduce. Yes, ability to reproduce. ये ट्रिकी क्वेश्चन था, आप कहेंगे ability to breathe भी हो सकता है, ठीक है, move और eat आप कह सकते हैं, कोई बात, that's fine, बट breathe और reproduce में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे यहाँ पर, बट let me correct you, the correct answer is ability to reproduce. reproduce करने की कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी सिर्फ लिविंग बींग्स को दी गई है, नॉन लिविंग्स को नहीं, ठीक है। Which of the following branches of the science is concerned with the study of relationship of plants to their environment? Option A, cytology, ecology, morphology and physiology. 3 seconds again, mark your answer correctly, note it down your answer correctly. क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सी टर्म है वो जो मेरे प्लांट्स की रिलेशनशिप को एनवायरमेंट के साथ कनेक्ट कर रही है यहाँ पर। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इकोलॉजी। ऑप्शन बी, इकोलॉजी, राइट। इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी या फिर इकोलॉजी से जो रिलेटेड में हमारे पास चैप्टर्स आते हैं, देखिए वो हमारे पास आते हैं organisms and population, आपके पास आता है बायोडाइवर्सिटी, आपके पास आता है कंजर्वेशन, इकोसिस्टम। इन चैप्टर्स में से बी केयरफुल, आपके पास टर्म्स आएंगी, डायरेक्ट टर्म्स जैसे ये बनी है, अगर किसी ने कोई अच्छे तरीके से एग्जाम में पढ़ के जाएगा तो उसको नंबर मिल जाएंगे। इकोलॉजी चैप्टर तो सबसे इजी यूनिट है पूरे सिलेबस का, यहाँ से तो आप बिल्कुल भी मतलब मिस कर ही नहीं सकते, वो वाली बात है यहाँ पर, तो सबसे इजी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रीड इट डाउन। बैक्टीरिया डू नॉट नीड सनलाइट टू ग्रो बिकॉज, बैक्टीरिया को सनलाइट नहीं चाहिए होती, क्यों? ऑप्शन ए, दे लैक क्लोरोफिल एंड सो दे आर इनकैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए वो अपना खाना नहीं बना सकते। ऑप्शन बी, दे हेट सनलाइट, उन्हें सनलाइट नहीं पसंद है। ऑप्शन सी, दे यूज अदर काइंड ऑफ लाइट्स फॉर देयर फूड सिंथेसिस, वो किसी और टाइप की लाइट्स यूज कर रहे हैं सिंथेसिस करने में फूड। एंड ऑप्शन डी, दे प्रिपेयर देयर फूड विदाउट द हेल्प ऑफ द सनलाइट, वो अपना खाना बनाते तो हैं लेकिन सनलाइट नहीं यूज करते। So 4 options are given. Mark it down जो आपको करेक्ट लगता है। उसके बाद देखते हैं तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा। So the correct answer is bacteria do not need sunlight to grow because they prepare their food without the help of the sunlight. बैक्टीरिया को सनलाइट की जरूरत नहीं होती लेकिन फूड की जरूरत होती है, इसलिए वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, खाना तो चाहिए होता है, खुद बनाते हैं अपना खाना। Potato is a modified form of root, stem, fruit and leaf. Please mark it down. क्वेश्चन बना है आपका ये मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स चैप्टर से, डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आया है ये तो। पोटैटो इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, कर लिया मार्क आप सबने?
तो ऑप्शन इज स्टेम. पोटैटो इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम. स्टेम की और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं हमारे पास. जो स्टेम होती है वो अपना कलर चेंज कर सकती है, अपनी शेप चेंज कर सकती है, अपने आप को अपने जो स्टेम है वो वहां पर स्पाइंस ले सकती है. आप देखिए पोटैटो इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम मैंने बताया. कहीं जगह ऐसे होती है जैसे कि आप ड्रॉट एरियाज की बात करें, ड्राई एरिड रीजन्स की बात करें, डेजर्ट एरिया की बात करें, तो वहां पर जो स्टेम होती हैं वो ग्रीन कलर ना होकर अपना कोई और कलर कर लेती हैं ताकि वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस ना कर सके, ज्यादा जो वाटर का लॉस है वो ना हो सके. उनके सनकन स्टोमेटाज होते हैं, सनकन मतलब कि डीप ज्यादा अंदर वाली साइड उनके स्टोमेटाज होते हैं ताकि वो रेस्पिरेशन ज्यादा ना कर सके, ट्रांसपिरेशन ना कर सके, वाटर लॉस ना कर सके. वाटर ही तो बचाना है ना डेजर्टेड एरिया में. तो स्टेम की मॉडिफिकेशन तो बहुत सारी होती है, बहुत अलग अलग तरीके से होती है. इसमें से पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है. राइट, learn it by heart. A cockroach has how many pair of walking legs? 3 pair, 2 pair, 4 pair and the 1 pair. कॉकरोच में कितने पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं? जल्दी बताइए. ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एनाटॉमी ऑफ एनिमल से. एनाटॉमी ऑफ एनिमल किंगडम से पूछा गया है क्वेश्चन. एनाटॉमी ऑफ एनिमल किंगडम में आपके पास 3 स्पीशीज हम लोग पढ़ेंगे. एक आपके पास जो कि है कॉकरोच है. कॉकरोच आपका आर्थ्रोपोडाज में से है. आपके पास अर्थवर्म है. एनिलीड्स में से आपके पास अर्थवर्म आ गया. फ्रॉग आ गया आपके पास. फ्रॉग आपका आ गया है एम्फीबिया. ठीक है, तो इन 3 में से मतलब क्वेश्चन तो बनते हैं. 3 की हम लोग एनाटॉमी और इंटरनल स्ट्रक्चर्स रीड करेंगे सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के साथ. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स इसके पास होते हैं. ठीक है, और कॉकरोच की बॉडी डिवाइड होती है हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में. ठीक है, तो इसके पास होते हैं 3 पेयर ऑफ लेग्स. ऑल द फॉलोइंग आर इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट. सभी इनवर्टिब्रेट्स हैं एक्सेप्ट फॉर व्हाट? स्नेल, क्रैब, प्रॉन, फिश. मार्क योर आंसर विदिन 3 seconds right now. So the correct answer is option डी, फिश. ये तो जिसने क्वेश्चन रॉन्ग किया है उसने नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा जिसने भी ये क्वेश्चन गलत किया है. ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन था. मतलब कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स. फिश आपकी वर्टिब्रेट्स में आती है अकेली, स्पाइसेस में आती है. समझ रहे हैं आप? वर्टिब्रेट स्पाइसेस में स्नेल, क्रैब, प्रॉन ये आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं सभी के सभी. ठीक है, क्रैब और प्रॉन तो आपके आर्थ्रोपोड्स में आते हैं. और मैंने आर्थ्रोपोड्स का बताया था कि 2/3 ऑफ दी जितने भी हमारे एनिमल्स हैं इस अर्थ पर वो 2/3 आपके किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में. सबसे बड़ा है एनिमल किंगडम में. चले आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ध्यान से देखिएगा. डेफिशिएंसी ऑफ आयरन अगर हो रही है तो वो कौन सी आपकी ह्यूमन की एक डिसीज बन रही है? क्या है? अगर आपकी डाइट में आयरन की डेफिशिएंसी है तो जो ह्यूमन बीइंग है उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या डिसीज हो सकती है? गोइटर हो सकता है, स्कर्वी हो सकती है, अनीमिया हो सकता है, रिकेट्स हो सकती है. मार्क योर क्वेश्चन, मार्क द आंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनीमिया. आयरन की डेफिशिएंसी से होता है अनीमिया. आयरन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, +2 एंड +3. ठीक है, फेरस एंड फेरिक 2 फॉर्म में आपका आयरन प्रेजेंट होता है. तो अगर ह्यूमन डाइट में आपकी आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो हो जाएगा अनीमिया. ठीक है, और आपका जो हेमोग्लोबिन है वो डिक्रीज हो जाएगा. जो आपका हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? आयरन पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, तभी वो रेड कलर का होता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका अनीमिया. क्वेश्चन नंबर 15 रीड कीजिए. The RNA molecules from a single strand of ribonucleotides of 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन.
एडेनाइन एंड गुआनिन, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन से हैं वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो कि आपके आरएनए में प्रेजेंट है। मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, जोर डाल रही हूँ, मैं आरएनए की बात कर रही हूँ, डीएनए की बात नहीं कर रही हूँ। तो बहुत ध्यान से आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रही हूँ जो आरएनए में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ये मेरा एक स्ट्रैंड है, तो इसमें कुछ सीक्वेंसेस होंगे इस तरीके से करके, कुछ भी हो सकते हैं, ATGC, अगेन AA, ठीक है। और एक मेरे पास सीक्वेंस है ये वाला ऊपर, तो ये सीक्वेंस मैंने बनाया है AAGUCC। ये मेरा है स्ट्रैंड 1 और ये मेरा है स्ट्रैंड 2। मैं बताऊंगी आपको। सो इसका आपने नोट कर लिया आंसर। इसका करेक्ट आंसर विल बी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हियर। आप देखिए जहां आपको यूरेसिल आएगा वो है आपका RNA, जहां आपके पास थाइमीन आएगा वो है आपका DNA। RNA में आपके पास होता है, नोट कीजिए आप, आरएनए में क्या है आपके न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए में क्या है, डीएनए में है आपके पास ATGC, वहीं आपके पास इसमें है AUGC। यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता। और जो थाइमीन होता है वो आपके डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। बिल्कुल भी आप मिस्टेक नहीं कर सकते, बिल्कुल मतलब जेनेटिक्स का बेस ही यही है। चलिए आगे चलते हैं। द ऑर्गेनेली दैट मेक द एटीपी इज, कौन सी ऑर्गेनेली है जो एटीपी बनाती है? माइक्रोबॉडी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। नोट कर लिया होगा अब तक तो आपने ये आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया इज द एटीपी। लिख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। कुछ इस तरीके से दिखता है और सॉसेज लाइक भी हम इसे बोलते हैं। ये देख रहे हैं, हॉट डॉग लाइक दिख रहा है, सॉसेज लाइक दिख रहा है। तो ये होता है डबल मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन होती है इसकी, डबल मेम्ब्रेन है। और ये इसकी जो है इंटरनल ऐसे करके ये इसकी फॉर्म होती है यहाँ पर अंदर इस तरीके से होता है। तो ये अंदर वाला होगा आपका इंटरनल, और ये आपकी हो गई इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ अंदर जो है हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स की आपकी ऑक्सीडेशन चल रही होती है अंदर। एटीपी का फॉर्म हो रहा है। एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 रीड कीजिए। लाइकेंस इज कंसिडर्ड टू बी अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व्ड हियर। जो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है लाइकेंस में, वो इसने बताया होती है, ठीक है। तो वो कौन से 2 ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइकेंस की सिम्बायोटिक एसोसिएशन करवाते हैं? कौन से हैं वो 2 ऑर्गेनिजम्स? तो आपके पास ऑप्शंस है एल्गी एंड बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स। नोट इट डाउन, फटाफट आप नोट कीजिए अपना आंसर यहाँ पर। सो द करेक्ट आंसर इज, कर लिया आपने नोट यहाँ पर? Correct answer is algae and fungi. Algae and fungi are in close relationship, mutualism, where they form lichen. देखिए जो आपका एल्गी है वो प्रोवाइड करता है फूड यहाँ पर, जिससे मिलता है न्यूट्रिशन। और जो आपका यहाँ पर है फंजाई, वो देता है शेल्टर, मतलब कि प्रोटेक्शन। इसलिए दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं। इस तरीके से बना लीजिए फटाफट फ्लो चार्ट। आप कर लिया नोट? कर दूं रब? मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बताइए जो मैमल्स हैं वो कैसी हैं आपकी? वी बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। हम हैं मैमल्स भी आपके, मतलब जो बोला जाता है जो मैमल्स होती है वो आपको पूरी अर्थ पर कहीं पर भी विजिबल हो जाएंगे।
मैमल्स इतने सारे हैं, चाहे आप डॉल्फिन्स की बात करें या आप वहाँ पर कंगारू की बात करें, या आप वहाँ पे किसी मंकी की बात करें, किसी हॉर्स की बात करें, मतलब आप नाम लीजिए और मैमल्स हमारे पास हैं पूरी अर्थ पर। ठीक है, द करेक्ट आंसर है, नोट किया आपने, वार्म ब्लडेड। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड नहीं है। कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते। वार्म ब्लडेड वी कैन मेंटेन आवर टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। हम हर सीजन में रह लेते हैं। ठीक है, विंटर्स हो, समर्स हो, रेनी सीजन हो, ऑटम हो, स्प्रिंग हो, मैमल्स आर रेडी टू सर्वाइव इन एवरी कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 18 रीड कीजिए यहाँ पे, डिसीजेज एंड द डिसऑर्डर्स से है, ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से है आपका। कंसिडर द फॉलोइंग ह्यूमन डिसीजेज, अनेमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया एंड phenylketonuria. Which of the above diseases are hereditary in nature? इनमें से कौन सी डिसीज है जो हेरिडिटी है? हेरिडिटी मैं बता देती हूँ, जेनेटिक, मतलब कि आपका जो जेनेटिक मेकअप है उसी में ही परमानेंटली फिक्स्ड है। क्या हो सकता है? पास हो सकती है, कैन पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशंस। तब तक आप फटाफट देख लीजिए, ये नोट तो आपको करना ही है, आप फटाफट वो चेक कीजिए, करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पर। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए है 1 2 3, मतलब 1 2 3 हो सकता है। ऑप्शन बी है 1 4, क्या एनीमिया फिनाइलकीटोनुरिया है। ऑप्शन सी 2 एंड 3, हीमोफीलिया या फिर फिनाइल ल्यूकीमिया है। एंड ऑप्शन डी 2 एंड 4, हीमोफीलिया या फिर फिनाइलकीटोनुरिया है। बताइए, जल्दी बताइए। The correct answer is option number D. हीमोफीलिया एंड फिनाइलकीटोनुरिया आपकी जो है वो है यहाँ पर हेरिडिटरी डिसीजेस, मतलब कि ये जो है हमारे डीएनए से लिंक्ड है यहाँ पर। ठीक है, अनेमिया अभी आपको बताया आयरन की डेफिशिएंसी से होती है, तो उसका कोई रोल नहीं है। ल्यूकीमिया जो है आपका, ल्यूकीमिया तो आपका ब्लड कैंसर होता है, तो वो भी कोई हेरिडिटी नहीं है, वो किसी अनएक्सपेक्टेड में भी हो सकता है। जब आप किसी डॉक्टर के पास अपना चेकअप के लिए जाते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो डॉक्टर आपसे आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछता है। अगर कोई डॉक्टर आपसे फैमिली हिस्ट्री नहीं पूछा तो समझ जाइए वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। फैमिली हिस्ट्री पूछना मस्ट होता है, ये एक इंसाइट देता है कि कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, सिम्टम्स कुछ और शो हो रहे हैं, डिसीज कुछ और हो, सिम्टम्स शो हो रहे हैं, क्या पता कोई और बीमारी भी हो जो किसी और सिम्टम्स शो हो सकते हैं थोड़ी टाइम बाद। तो जो फैमिली हिस्ट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब मैं बात कर रही हूँ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की, प्लीज नोट इट डाउन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या होता है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की बात होती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, करेक्ट लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जेनेटिक्स, और जब हम ह्यूमन डिसऑर्डर्स वाला चैप्टर करेंगे और एवोल्यूशन करेंगे आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ भी बेसिस ले लीजिए, आप प्लांट्स ले लीजिए, आप एनिमल्स ले लीजिए, सभी में ही मुझे अपना फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चाहिए। मतलब कि जो मेरे एंसेस्टर्स थे वो मुझसे किस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो हमें फाइलोजेनेटिक रिलेशंस देते हैं। और हेरिडिटरी मतलब कि जो पास हो रहा है मेरा जेनेटिक मटेरियल, अगर मैं पेरेंट सेल हूं तो जो मेरी डॉटर्स होंगी दोज विल बी माय प्रोजेनी, नेक्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स होंगी, तो मेरा जेनेटिक मटेरियल उनमें पास ऑन होगा। ठीक है, सो इसका आंसर हो गया हमारा हीमोफीलिया एंड फिनाइलकीटोनुरिया। आप प्लीज ये नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। The outer covering of the virus made up of a protein is capsid, coat, viroid and viroid. बताइए आप, 3 seconds, answer it. And the correct answer is option A, capsid. Capsid is the outer protein of the virus. कोट तो नॉर्मल होता है और वायरॉइड
एक अनदर टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं, अनदर कैटेगरी ऑफ वायरसेस होती है, वायरॉइड्स भी अनदर कैटेगरी ऑफ द वायरसेस होती है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो इस पोर्शन को मैं हेड बुलाती हूँ, नॉर्मल वायरस है, उसका आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे, नॉर्मल हेड है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया है आपका, ये क्या है, मेरा हेलिकल स्ट्रक्चर। और इस हेलिकल स्ट्रक्चर पे ना इस तरीके से बीड्स लगी हुई है, बीड्स मतलब कि मोती लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से लगे हुए हैं इस पर, ये पूरा इस तरीके से बना हुआ है। आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें इसके साथ साथ। ये वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको मैं बता रही हूँ, जो हेलिकल स्पाइरल स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से आपके स्पाइरल्स यहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। ये मैं ऐसे क्लोज कर देती हूँ क्योंकि ये यहाँ से भी एनक्लोज होता है, बंद होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है बाहर का, ये जो बन गया है, ये है आपका कोट। और ये जो एक एक ये जो चीज है, ये आपकी होगी कैप्सिड, ठीक है। आप समझे, आप कोट और कैप्सिड में। सो दिस वाज ऑल फॉर योर क्वेश्चनेयर राउंड। नेक्स्ट टाइम के लिए गेट योरसेल्फ इवन मोर रेडी। आप देखिए आपको स्कोर क्या आया है, जस्ट काउंट डाउन, फटाफट आप काउंट कीजिए आपका स्कोर। इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 50 then it's a very good score, okay, but if you are scoring less than 15 you have to get your concept on your tips, you have to। काम चलेगा ही नहीं इस टाइम पर, बिल्कुल भी हम ढील दे ही नहीं सकते, हमें पेपर क्लियर करना है अपना, ठीक है। हार्डवर्क के साथ, स्मार्ट ट्रिक्स के साथ जो मैं आपको बताऊंगी, हाँ, पर हार्डवर्क मेरे साथ साथ आपको भी तो करना पड़ेगा ना। You have to do it. Next questionnaire के लिए get yourself ready and be prepared for that. Till then, thank you for this class.